हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो कि रीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो है उन सारे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आपका जो रीट सिलेबस है वो उसको कवर करवाते हुए ये एमसीक्यूज़ हैं। तो आपको जितने भी टॉपिक्स अगर आपको देखने हैं रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप रीट इंग्लिश पैडागोजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो उसमें हम जितना भी कंटेंट है वो सब करवाया जा चुका है, तो वो आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप एमसीक्यूज़ पे फोकस करें। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं ताकि आपकी एक प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो एक बार चेक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ ए वर्ड इज़ डन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन है यूजफुलनेस, यूनिवर्सैलिटी, टीचेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। देखिए, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश के अंदर एक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ ए वर्ड, जब हम एक कोई इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, एक शब्द का सिलेक्शन कैसे किया जाता है और ग्रेडेशन कैसे किया जाता है, किस प्रिंसिपल पर आधारित है। यूजफुलनेस, यूनिवर्सैलिटी, टीचेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। मतलब वर्ड जो है वो ऐसा होना चाहिए जो यूज़फुल हो, जिसका हम यूज़ कर सके अपने डे टू डे लाइफ में, जिसमें यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, जो टीचेबल हो। तो ये तीनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब भी आप एक वर्ड का सिलेक्शन करते हैं या ग्रेडेशन करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ चाइल्ड लर्न लैंग्वेज इन। एक बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखता है द फैमिली, फैमिली में, द स्कूल, द कम्युनिटी, ऑल ऑफ दीज। मतलब फैमिली के माध्यम से एक बच्चा भाषा को सीख सकता है, स्कूल के माध्यम से सीख सकता है, कम्युनिटी के माध्यम से सीख सकता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए, जब हम बात लैंग्वेज की करते हैं तो लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है सीखने की वो फैमिली से होती है, लेकिन जो लैंग्वेज का सीखने का पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से स्कूल पे भी निर्भर करता है, कम्युनिटी पे निर्भर भी करता है और फैमिली पे भी निर्भर करता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपने जो है टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप ये इस तरह के एमसीक्यूज़ को चुटकी में सॉल्व कर देंगे, इसलिए पहले टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इन मल्टीलिंगुअल क्लासेस लैंग्वेज इज़ ऑब्लिक आर यूज। मतलब जो एक मल्टीलिंगुअल क्लास होती है, ठीक है, बहुभाषी क्लास है, उसमें कितनी तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती है। मल्टीलिंगुअलिज्म आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, लैंग्वेज 2 के अंदर। तो वो आपको इसलिए पढ़ना है अच्छे से। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि मल्टीलिंगुअल क्लासेस में जो लैंग्वेजेस है वो कितनी यूज़ होती है। देखो, मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है बहुभाषी, मतलब इसमें मल्टीपल बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होंगी। बस ये आपको ऑप्शन में छाटना है। 1 नहीं होगा आंसर, 2 भी नहीं होगा, 2 और मोर देन 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 और मोर। 2 या 2 से ज़्यादा भाषाएं अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने क्लासरूम टीचिंग में तो आपको कहा जाएगा कि आपका जो क्लासरूम है वो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है। ठीक है, देखो मोर देन 5 तो होगा ही नहीं। मतलब मोर देन ऐसा नहीं है कि अगर आप मोर देन 5 अगर 6 यूज़ करोगे तभी मल्टीलिंगुअल है, नहीं। 2 से ज़्यादा अगर आप यूज़ करें तो वो मल्टीलिंगुअल ही माना जाता है, 2 और मोर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टी लिंगुअल क्लासरूम का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं का यूज़ एक क्लासरूम टीचिंग में। क्वेश्चन नंबर 4 इज फोनेटिक्स स्टडीज़ आर। फोनेटिक्स स्टडीज़ बेसिकली किस पे क्या होती हैं। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच इसमें आते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इसमें आता है, परसेप्शन ऑफ साउंड आता है, या ऑल ऑफ दी। देखो, जब हम बात फोनेटिक्स की करते हैं, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ, फोनेटिक्स का मतलब होता है साउंड। जो भी आप वर्ड बोलते हो इंग्लिश में, जो सेंटेंसेस यूज़ करते हो, जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो फोनेटिक्स से रिलेटेड है। तो जब हम फोनेटिक्स स्टडीज़ की बात करते हैं तो उसमें देखो आपका साउंड कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ऑर्गन ऑफ स्पीच ये भी आएगा, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड ये भी आएगा कि साउंड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो इंग्लिश में, इंग्लिश के वर्ड्स का, अल्फ़ाबेट का, वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। परसेप्शन ऑफ साउंड क्या है, साउंड को कैसे परसीव किया जाता है, ये भी इसमें आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। मतलब साउंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी फोनेटिक्स से अंदर आती है। तो फोनेटिक स्टडीज़ में आएगा आएगा ऑर्गन ऑफ स्पीच, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, परसेप्शन ऑफ साउंड, ऑल ऑफ दिस। तो किसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ रीडिंग। मतलब इनमें से कौन सा रीडिंग का एक प्रकार नहीं है। लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, डिस्क्रिप्टिव रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो लाउड रीडिंग भी एक रीडिंग होती है,
साइलेंट रीडिंग भी रीडिंग होती है, सप्लीमेंट्री रीडिंग भी रीडिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव रीडिंग रीडिंग नहीं होती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव रीडिंग। टाइप्स ऑफ रीडिंग मैं करवा चुकी हूँ, आप वो वीडियो में डालेंगे, या फिर टाइप्स ऑफ रीडिंग बाय लेट्स कम्पीट इस तरीके से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको जो है वीडियो से रिलेटेड मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं अच्छे से कि टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होती है, बिकॉज रीडिंग से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोनेटिक सिंबल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज पिक आउट करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जेनेरिक। देखो एक जेनेरिक एक वर्ड है, पूछा गया है कि इससे रिलेटेड जो करेक्ट फोनेटिक सिंबल है वो क्या होगा जेनेरिक का। तो देखिए जो ज होता है उसका जो करेक्ट सिंबल होता है ज का, वो होता है डी के नीचे 3। तो सबसे पहले तो आपको ये सिंबल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये DZANERIK। बाकी इसमें से कुछ होगा नहीं। अगर आपने फोनेटिक सिंबल पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका आंसर बता देंगे। अगर आपको नहीं फोनेटिक सिंबल पता है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, फोनेटिक सिंबल बाय लेट्स कम्पीट, या आप यूट्यूब पे डालें और इससे रिलेटेड 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगी। उसमें आपके जो फोनेटिक सिंबल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जेनेरिक का जो करेक्ट जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर 1। और ये आपको जरूर पढ़ना है बिकॉज फोनेटिक सिंबल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक बार आपका रिविजन वीडियो जो है फोनेटिक सिंबल पर डाली जाए, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन इससे बनने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन CLT टीचर मस्ट नो। देखो CLT होती है बेसिकली क्या होती है, कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग होती है, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है बेसिकली CLT। तो CLT में टीचर को क्या पता होना चाहिए, एक टीचर मस्ट नो, ठीक है। बेटर टू टोलरेट एरर इन स्टूडेंट की जो गलती है उसको टोलरेट करें, नॉट टू टोलरेट एरर, गलतियों को टोलरेट ना करें, बर्दाश्त ना करें स्टूडेंट की गलती, जब वो गलती करे तो उसको डांटे। बेटर टू नोट डाउन द एरर्स, गलतियां को नोट डाउन करो, या फिर नन ऑफ दीज। देखो जब हम बात CLT की करते हैं तो अगर आपने CLT को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि CLT टीचिंग में जो टीचर होता है वो एक सुविधा प्रदाता होता है। मतलब उसका काम होता है बच्चे को ज्ञान जो होती है उसको, नॉलेज को एक्वायर करने में हेल्प करना, बस इतना काम होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको बच्चे का साथी बनना है, उसको बच्चे का फ्रेंड बनना है, तो उसको उसकी गलतियों को टोलरेट करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी जब बात हम CLT करते हैं तो CLT में बच्चे ट्रायल एंड एरर माध्यम से सीखते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी MCQs करने से पहले टॉपिक को अच्छे से स्टडी करें। CLT आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आपको आई थिंक कोई भी ऐसा MCQ नहीं होगा जो आप CLT से रिलेटेड कभी भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वो सब मैं करवा चुकी हूँ, तो आप ये सब प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रेमेडियल टीचिंग इज। रेमेडियल टीचिंग बेसिकली है होती क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है, या फिर प्री टीचिंग प्रोग्राम है। देखो रेमेडियल टीचिंग आपको पता होना चाहिए। रेमेडियल टीचिंग एक ऐसी टीचिंग होती है जिसमें बच्चों की को रेमेडी दी जाती है, मतलब बच्चों के अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसको सीखने में क्या क्या कठिनाई आ रही है वो पहले डायग्नोज करोगे, आप पता लगाओगे प्रॉब्लम्स का, और उसके बाद उसमें सुधार करोगे। तो ये होती है रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब ये पूरा का पूरा सेटअप है। सबसे पहले इसमें आपको बच्चों की गलतियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार अपने शिक्षण में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको रेमेडी देनी होगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्टेप होता है, पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। रेमेडियल टीचिंग पे भी वीडियो है, वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 इज लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, नन ऑफ दीज। तो देखो अगर आपने लैंग्वेज स्किल पढ़ी है और आपने लैंग्वेज स्किल्स को अच्छे से पढ़ा है तो उसका आंसर आप दे देंगे। जब बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो सबसे पहले वो क्या सीखता है, तो सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है, ठीक है। वो इंसान अपना जो बच्चा होता है वो अपने घर से ही बोलना शुरू कर देता है। तो स्पीकिंग जो है एक पहला जो कदम होता है लैंग्वेज को सीखने की तरफ, तो बोलना, ठीक। तो उसका जो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम है तो वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोनेटिक सिंबल्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और जब मैंने आपको फोनेटिक्स के बारे में पढ़ाया था, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तब मैंने आपको बताया था। तो फोनेटिक सिंबल्स बेसिकली कितने होते हैं, तो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए 44 होते हैं। 24 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट और 20 होते हैं आपके वोवल, ठीक है। तो टोटल जो हमारे फोनेटिक सिंबल्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे पास 44, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू रीट इंग्लिश पेडागोजी। और इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा क्वेश्चन की नहीं, छोटी छोटी वीडियो हम लेकर आएंगे ताकि एक इंटरेस्ट है बच्चे का डेवलप रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।